आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेल और कुछ इम्पॉर्टेंट सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, राइट? क्या पढ़ा? ओम्स लॉ क्या होता है? एट ए गिवन, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? एट ए गिवन फिजिकल कंडीशंस मतलब क्या हो गया? गिवन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कैसा? कांस्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, इज directly proportional to the applied potential difference between two ends of the कंडक्टर। ठीक है ना, ऐसा आप पढ़ते हो। ठीक, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है ये इस तरह से एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है। इसके दोनों एंड के अक्रॉस यदि आप एक सेल कनेक्ट करते हैं, सेल के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा सकते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने घटाने के लिए, राइट ना। और क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये V की रीडिंग देगा। और इलेक्ट्रिक करंट ए को मेजर करने के लिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, राइट ना। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट I पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट I जो पास होगा, मतलब टोटल सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट I पास होगा, ठीक है, दिस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल V। ठीक है, सॉल्व करते हो तो I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं आप लोग, ठीक है, 1/r इंटू V। ओके जी, ठीक है, ये 1/r को आप क्या लिख सकते हैं? 1/r को आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस G। ठीक है, यहाँ पर G इज इक्वल टू 1/r इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पर दिस फार्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज V इज इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, अब ये R क्या है? R क्या है? इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉर गिवन कंडीशंस दिस R इज कांस्टेंट। R क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक,
अब यदि अपन यहाँ पे आई और वी और आई के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक, यहीं पर देखिए जरा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो अब ग्राफ की भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। ये क्या हो, ये कौन सा एक्सिस कहलाता है, ये कौन सा एक्सिस कहलाता है ये जो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना, ये कहलाता है वेरिएबल एक्सिस, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एक्सिस, और ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट एक्सिस। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस। अब आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सिस, ये मान लीजिए, हाँ जी राइट, ये जो एक्सिस होता है ना, इंडिपेंडेंट एक्सिस कहलाता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट एक्सिस, डिपेंडेंट एक्सिस, राइट। अब यहाँ पर आपने इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू आर इंटू आई, ठीक है। तो v इज आर इज कांस्टेंट, तो v इज द फंक्शन ऑफ आई, राइट ना, ओके जी। तो v का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, i पर डिपेंड करेगा, राइट, ठीक है। तो i क्या हो गया, i कहाँ आना चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सिस पर, और v किस पर आना चाहिए, डिपेंडेंट एक्सिस पर, ठीक है। ये क्या है, थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं ना, तो अपन क्या चेंज कर सकते हैं, v को चेंज कर सकते हैं, राइट ना, v पर i डिपेंड करता है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा लिखते हैं। अब देखिए ये ग्राफ कैसा आता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i के लिए ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, समझ गए, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये I1 I2 I3 I4 या 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर डैश डैश के लिए आप अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट XYZ, ठीक है। तो मान लो कि किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो I है, और उससे एसोसिएटेड पोटेंशियल भी है, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ए ले लीजिए और ये पॉइंट बी ले लीजिए, दिस इज ओ। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। यदि ये एंगल थीटा है तो आप ही बताओ, ये जो ए बी लाइन है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या भी, और यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो गया, आई के बराबर हो गया, ठीक है, दिस इज आई, राइट ना। तो टेन इस ग्राफ में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन आई, ठीक है, ओके। तो स्लोप ऑफ आई वी कर्व, ये टेन थीटा क्या दिखाता है, स्लोप को दिखाता है, ठीक है, किसको दिखाता है, कि ये इससे कितने एंगल पर झुका हुआ है, स्लोप को दिखाता है। तो दिस स्लोप ऑफ आई वी कर्व विद एक्सिस आई इज इक्वल टू v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो r, है ना, v अपॉन आई इधर ले आएंगे ना, तो ये r, मतलब ये जो थीटा है टेन थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, r के इक्वल होना चाहिए, रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के इक्वल होना चाहिए, ओके जी। अब इसी पर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, क्या क्वेश्चन देखा होगा, कि सिंपल क्वेश्चन, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस, ये अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है। और क्या, ये जो आज इलेक्ट्रिक करंट I और V के बीच में ओम्स लॉ से रिलेशन मिल गया, ओके। तो देखिए यदि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर दो ग्राफ है, एक इस तरह से है और एक ये दूसरा है, ये I और V के बीच ग्राफ है, सिंपल है, ठीक है ना।
ये जो फॉर ए गिवन मेटल, ये 1 नंबर का ग्राफ है, ये 2 नंबर का, ठीक है, राइट। ये T1 टेम्परेचर पर है और ये T2 टेम्परेचर पर ड्रॉ किया, ठीक है। आपसे कहेगा which one is correct for a given कंडक्टर, ठीक है, गिवन मेटालिक कंडक्टर, टेंशन ही हटा दीजिए, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। ये डिग्री सी है, यहाँ पर भी डिग्री सी है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो देखिए, आप लोग जानते हो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है मतलब तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, होता है कि नहीं होता? टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वी आई ग्राफ जो है उसमें स्लोप ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 1 है, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 डिग्री सी में, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, T1 डिग्री सी इज इक्वल टू T2 डिग्री सी, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, T1 डिग्री सी इज ग्रेटर इक्वल टू T2 डिग्री सी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, T1 डिग्री सी इज लेस देन T2 डिग्री सी, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या कहता है, ये क्या कहता है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 मींस tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 मींस रेजिस्टेंस फॉर दिस इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस फॉर दिस, दैट्स व्हाई T1 इज ग्रेटर देन T2, दिस विल बी आंसर, ओके। अब देखिए, इसी में कभी कभी क्या होता है, आई वी कर्व का जो ग्राफ है ना, उसमें आई और वी का पोजीशन चेंज कर देता है। जेई में जब आईआईटी का एग्जाम होता था, ठीक है, आईआईटी एआईटी पहली और आईआईटी अलग, तब उस समय ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या होता था कि ये इस तरह से ग्राफ है, हियर इज आई, हियर इज वी, ठीक है। जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली ऐसे होता है, अप्लाइड पोटेंशियल चेंज करते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ना, उसका वैल्यू बदलता है, ठीक है। अपन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करके अप्लाइड पोटेंशियल का वो सेल जो कनेक्ट करते हैं ना, उसका अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, समझ गए भाई। दो अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू चेंज करते हैं, और उसमें ग्राफ मान लो यही क्वेश्चन आया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है फॉर ए गिवन कंडक्टर, समझ रहे हो। तो और सेम चीज T1 डिग्री से और ये T2 डिग्री सी पर मिला, फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर, राइट ना। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पर ये जो tan थीटा स्लोप है, ठीक है, वहाँ पर आई वी ग्राफ के लिए रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो उसको अपन ने चेंज कर दिया पोजीशन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला अपना क्या हो जाएगा, tan अल्फा लिख देता हूँ, इसको चलेगा ना, यहाँ tan थीटा लिखता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ आई बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ठीक है, और 1/r आपकी मर्जी। तो इन दिस केस यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस जो होगा ना, रेजिस्टेंस इकड़े कमी और इकड़े ज्यादा, ठीक है। तो इन दिस केस T2 इज डिग्री सी इज ग्रेटर देन T1 डिग्री सी, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ V इज इक्वल टू आई आर आया कैसे, ये तो आप लोग जानते हो, ओम्स लॉ क्या है, फार्मूला आया V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन V इज इक्वल टू आई आर कहाँ से आया, ठीक, ये हम लोग अभी की क्लास में पढ़ेंगे,
ठीक है ना, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ते थे, ये सब जो अभी मैंने आपको बताया ये 10th क्लास में आप पढ़ते थे, पढ़ के आए हो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर कैसे आया, एक्सप्लेनेशन उसका ओम्स लॉ का। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपने पढ़ा है कि कोई एक कंडक्टर लिया आपने, ठीक है, जो मैंने आपको बताया और अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर का लेंथ कितना है L, राइट, ठीक, स्मॉल एल लेते हो तो स्मॉल एल ले लीजिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, राइट। अब इसके दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया आपने, V अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, समझ गए। तो देखो ये इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, n है, कितना है, n है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज n। ठीक, अब होता क्या है इसमें कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये मान लो यहाँ पर प्लग की के है, ये ओपन है, के क्या है, ओपन, तो फिर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे, लेकिन बट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज जीरो, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रॉन इज जीरो एंड हेंस फाइनली नो एनी charge moves from one place to another, okay, that's why there is no any electric current if we apply an external potential, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल भी, इट मींस प्लग की के इज क्लोज्ड, ओके, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराइज्ड बिटवीन देम, ठीक है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अराइज हो जाता है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, E इज इक्वल टू V बाय L होता है, ठीक है, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ईच इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू E इंटू ई, ठीक है, E इंटू ई फोर्स लगता है, इसके कारण एक एक्सेलरेशन, अब ईच इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक एक्सेलरेशन, इसको कैपिटल ले लीजिएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अब ईच इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन ए फील करता है, एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, वो किधर जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें इन होगा, ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E बाय m, राइट। अब इलेक्ट्रॉन यदि ड्रिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करता है किस वेलोसिटी से, vd से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स vd वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है, मैंने पर सेकेंड इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी vd है, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना vd, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इसीलिए vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या है, कोलिजन के दौरान, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन जीरो हो जाता है, फिर वो मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट ना, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ में वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा, तो दैट विल बी vd, राइट ना, तो a इंटू क्या हो जाएगा, टाउ, इसको थोड़ा बढ़िया से जो बताऊंगा एक एक पॉइंट सो बाद में, ठीक है, अभी थोड़ा सा बस समझने के लिए, राइट ना, तो E इंटू कैपिटल E बाय m इंटू टाउ, ओके, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, राइट। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कुठे जाएगी, तिकडे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो होगा, इधर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है ना, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इधर से इन होगा और इधर से बाहर की तरफ निकलेगा, ओके जी। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हो I इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाई टी,
ठीक है। तो I इज इक्वल टू, अब देखो 1 सेकेंड में इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, मतलब कितने चार्ज जाएंगे, ठीक है। तो Q चार्ज है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है n, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है A, ठीक है। 1 सेकंड में कितना ड्रिफ्ट करेगा, कितना अंदर जाएगा VT, तो n एक चार्ज छूट गया, n इंटू ई चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू VT, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट I का फॉर्मूला क्या होता है, NEA इंटू VD, समझ गए जी। अब यहाँ से VD का वैल्यू यदि आप रख देते हो तो I इज इक्वल टू होता है NEA, ठीक है। देखिए मजेदार चीज, E इंटू कैपिटल E इंटू टाउ बाय m, ओके। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय L। अब सभी का वैल्यू रखिए और मजे लीजिए जरा, NE स्क्वायर टाउ बाय m इंटू A बाय L इंटू V, E का वैल्यू रखा अपन ने, ये V बाय L, तो इंटू V। अब देखिए, ठीक है। आप लोग जानते हो कि कल मैंने पढ़ाया था आपको दूसरे उसमें, रो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m बाय n e स्क्वायर इंटू टाउ, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है रेजिस्टिविटी, किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मास ऑन चार्ज, सॉरी मास ऑन इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है, ओके जी। अब देखो इस फार्मूले पे आइए जरा, इस फार्मूले पे I इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू A बाय L इंटू V, ठीक है, इंटू V। अब इसको, अब देखो, अब आपकी मर्जी, इसको रीअरेंज करके लिख दो, V इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A इंटू I, ठीक है। अब ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, गिवन कंडक्टर की, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी हो गई है, गिवन कंडक्टर की, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू R इंटू I, इस तरह से ओम्स लॉ डिराइव हो गया आपका, ठीक है, V इज इक्वल टू R इंटू I, ओके। अब आपको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं, ओम्स लॉ आपने देखा अभी, ठीक है। अब ओम्स लॉ को देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक, आपसे बोलेगा, अभी आपने देखा कि आई भी कर्व लेते ड्रॉ करते हैं तो ओम्स लॉ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर या जो मटेरियल यो कहो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर, ठीक है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर कंडक्टर, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज लीनियर कंडक्टर। द कंडक्टर और द मटेरियल्स which does not follow Ohm's law are called non-linear conductors, ठीक है। जैसे सेमी कंडक्टर क्या हो गया, नॉन लीनियर कंडक्टर हो गया, सुपर कंडक्टर क्या हो गया, नॉन लीनियर कंडक्टर हो गया, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, नॉन लीनियर कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट, ये कोई मान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वो डाल दो, जो वो यदि सॉल्यूशन हो गया
या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गया, ये सब क्या हो गए, नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन लीनियर कंडक्टर। समझ रहे हो, नॉन लीनियर, लीनियर कंडक्टर, ओहमिक, नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि जो मेटल होते हैं ना, मेटल क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेटल्स डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ एट हाई टेम्परेचर। इसको अपन उल्टा कहेंगे, मेटल्स फॉलो ओम्स लॉ एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि मेटल्स के लिए आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी डिग्री सी। ठीक है, मतलब आर नॉट क्या हो गया, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री से, आर टी हो गया किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होता है तो डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है ना। तो उसका यदि मान लीजिए आप क्या करो, वी आई ग्राफ बनाते हो ना ओम्स के लिए, लॉ के लिए, तो क्या होता है जानते हो, होना ग्राफ कैसा चाहिए, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, है कि नहीं, राइट ना, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन हाई टेम्परेचर पर जब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यदि अपन बढ़ाते गए तो हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। और ये ग्राफ कैसा हो जाता है, कुछ इस तरह से होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ओके, तो हाई टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर लो रहता है, कम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट कम रहता है, तो हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जानते हो ना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है ना। ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण आर का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके जी, ठीक है, तो इस तरह से ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है हाई टेम्परेचर पर, या ज़्यादा लंबा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तब। ठीक, ओके जी। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीरीज, मतलब पहले तो सेल पढ़ लीजिए जरा, सेल के बारे में समझते हैं अपन, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेल के बारे में, फिर उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और डिफरेंट रजिस्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेल और बैटरी क्या होता है। बैटरी तो जानते हो आप लोग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। अब ये सेल क्या होते हैं, ये सेल क्या कहते हैं, ठीक है ना, इट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स इट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, व्हिच मेंटेन्स potential difference, which maintains potential difference between two points in an electric circuit। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये कैसे करता है, तो देखिए क्या होता है कि यदि मान लो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पर,
क्या होता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें डिफरेंट मटेरियल का दो प्लेट रख दिया अपन ने, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का दो प्लेट रख लिया। अब ये मान लो ये क्या है, किसका, कॉपर का है, और ये किसका है, जिंक का, Zn का, राइट, किसका, ये कॉपर का हो गया और ये जिंक का, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर क्या करता है कि पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं यदि इसमें, ठीक है, तो H2SO4 जो है ये क्या होता है, जब ये डाइल्यूट रहेगा ना तो 2H प्लस और सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस आयन में ब्रेक किया हुआ रहता है, समझ गए। तो इधर की तरफ, ठीक है, H प्लस जाएगा, क्या जाएगा, H प्लस, और उधर की तरफ क्या जाएगा, सल्फेट आयन जाएगा, SO4 माइनस माइनस। अब ये H प्लस यहाँ आकर के अपना पॉजिटिव चार्ज दे देता है, या यह कहिए कि क्या करता है, H प्लस यहाँ आकर के एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और ये H प्लस न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो H प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जरा गौर फरमाइए, और ये क्या हो गया, H बन गया, और H मिल करके क्या हो जाता है, H2 गैस बना लेता है, H एटम मिल करके H2 बनाया और ये बबल्स के रूप में इसमें बाहर निकलने लगता है, राइट ना। अब ये सल्फेट आयन आया, अब ये सल्फेट आयन क्या करता है कि जानते हो, सल्फेट आयन, ठीक है, ये भी SO4 बन जाता है और दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने H प्लस आया इधर तो इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इस पर कौन सा चार्ज डिपॉजिट हो गया, पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिपॉजिट होता जाता है, राइट ना। यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ते गया, ओके, और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते गया, मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप होते जाता है, नीचे जाते जाता है। इसको प्रोटॉन के पाने की टेंडेंसी बढ़ती है और इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ेगी उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। P फॉर पॉजिटिव चार्ज, P फॉर पोटेंशियल, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओके। जहाँ प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन के पाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसी के लिए इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके जी। अब देखो इस दोनों के प्लेट के बीच में अंदर में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये दोनों अलग अलग है, राइट ना। अब देखो यहाँ पे सेल के अंदर आपसे क्वेश्चन आते हैं, सब सेल के अंदर आपको कहेगा कि नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो गया, देखो नेट चार्ज कितनी ज्यादा, 0, ठीक है, नेट चार्ज कितना, 0। अब देखो आप कैसे इस फार्मूले से समझ आओगे ना, H2SO4 ब्रेक किया तो 2H प्लस और सल्फेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, राइट, ठीक है, समझ गए। तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डिपॉजिटेड होते हैं, ओके जी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करने की यहाँ पे पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है, वो कौन प्रोवाइड करा देता है, सर्किट। तो समझ में आया यहाँ पे पोटेंशियल कैसे प्रोवाइड हो गया, यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो गया V प्लस। अब देखिए यहाँ रिप्रेजेंट करने वाली बातें भी यहाँ देखिए क्या होता है कि इसको यदि 0 लेते हैं तो इसको V प्लस लेंगे और इसको यदि 0 लेंगे तब यहाँ V माइनस लेंगे, ठीक है।
समझ गए। तो यहाँ पर प्लस भी कहेंगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? 0 वोल्ट। समझ रहे हो कि नहीं? 0 वोल्ट। अब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर पोटेंशियल प्लस भी है, यहाँ पोटेंशियल माइनस भी। वेरी बैड, रॉन्ग हो गया वो, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस माइनस V, माइनस माइनस प्लस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो गया ना, राइट ना। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो ये कब होगा? इसको रेफरेंस मानेंगे तब इस पर पोटेंशियल क्या होगा? V, ठीक है। इसको रेफरेंस मानेंगे 0 तब पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस V। ओके जी, समझा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? V अराइज हो जाता है। अब देखो, जब ये ओपन है, ठीक है, इससे कोई इलेक्ट्रिक करंट अभी तो नहीं फ्लो हो सकता ना, राइट ना। तब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, electromotive force, right? When no any electric current is drawn from this cell, then potential difference between these two terminals is called electromotive force of this cell, right? तो EMF क्या होता है सीखा आपने? EMF of the cell, electromotive force of the cell, right जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E को यदि मान लो जैसे सेल को कनेक्ट किया अपन ने, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है। कब? ये जब सर्किट वो है ये कंप्लीट साइकिल में मूव कराने के लिए। अब इसके लिए भी यदि फार्मूला आप जानते हो तो ये क्या हो गया? V नहीं हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये 10th क्लास में पढ़ा ना भी, PD पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बट व्हेन नो एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू, when no any electric current drawn from the cell, this potential difference is called electromotive force of the cell, right? ठीक है। अब देखो, सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जानते हो आप लोग, ठीक है। सेल कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो एक होता है आइडियल सेल। क्या होते हैं? आइडियल सेल होता है, ठीक है। आइडियल सेल, आइडियल सेल। अब आइडियल सेल जैसे ये अभी है ना, ठीक है, तो दिस इज आइडियल सेल। यदि मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में इधर से इधर चार्ज को मूव करने में कोई ऑब्स्टकल नहीं है अंदर में, ठीक है, कोई ऑब्स्टकल अंदर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल सेल कहलाएगा। कोई लॉस नहीं होगा चार्ज के फ्लो में, राइट ना। तो ऐसे आइडियल सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस दैट इज आइडियल सेल इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया? V इज इक्वल टू E। आइडियल सेल के लिए यहाँ पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल क्या लेते हैं? 0, V इज इक्वल टू E। प्रैक्टिकल सेल क्या होता है? ठीक है, प्रैक्टिकल सेल में थोड़ा यहाँ समझिएगा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? इसमें चार्ज को फ्लो होने में या इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, ऐसा कहें, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, यानी चार्ज को फ्लो होने में कहा जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। एक ऑब्स्टकल अराइज होता है, तो कौन इसके अंदर कौन अराइज करेगा ऑब्स्टकल? ये इसके जो एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट से या कंडक्टर का शेप साइज होगा, कंडक्टर पे मान लीजिए ऑब्स्टकल आ गया, बबल्स कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? ऑब्स्टकल्स होंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, नहीं जाएगी, लूज हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया एक इंटरनल रेजिस्टेंस, आप लगा देते हैं ऐसा, ठीक है, समझ गए जी। अब देखो ये, अब यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया अपन ने, जरा गौर फरमाइएगा, और ये पॉइंट बी लिया, ठीक है।
अब यहाँ से यहाँ तक कोई कंडक्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं, कोई कंज्यूमर नहीं। आपसे बोलेगा तो वी ए इज इक्वल टू कितना, तो वी ए इज इक्वल टू वी आई लेंगे, वी इज इक्वल टू लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि आपसे कहेगा यहाँ पोटेंशियल कितना, तो वी बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, ऑफ कोर्स जीरो, ये स्प्लिट पर जितना है वो यहाँ तक होगा, सही है। ओके जी, तो ए और बी पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ई, राइट ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए लिया आपने और ये पॉइंट बी लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ है, ओके। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई, राइट ना। अब दिस इज जीरो, जरा और फरमाइएगा यहाँ पर क्या होता है, देखना जरा। अब इसको V को मैं थोड़ा हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पोटेंशियल क्या है V, अब ये इधर से इधर आया जीरो, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी और ई, है ना, ई माइनस जीरो, तो ये क्या हो गया, ई के बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ई के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, ठीक, यहाँ पोटेंशियल कितना है, ये पॉइंट वी ए है, यहाँ पर मान लीजिए, सॉरी, वी ए इज इक्वल टू यहाँ जितना पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, ठीक है, ई, राइट। अब देखिए, ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जरा और फरमाइएगा यहाँ पर भी, इफ नो एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दिस देन, अब यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू, देखना है कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं, वोल्टेज लॉस नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कुछ नहीं है तो जीरो, तो यहाँ सीधा जीरो जीरो हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई, ठीक है, राइट ना। If no any electric current flow through this is this, okay। अब देखो, यदि इसमें इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होता है, राइट ना, क्या फ्लो होता है, I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जितना इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही इलेक्ट्रिक करंट इन होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट उतना ही फ्लो होगा I, तो यहाँ पर वोल्टेज का लॉस कितना हो जाएगा, I इंटू आर, ठीक है, ये किसने बताया, ओम बाबा ने बताया, राइट ना। तो ऐसे सर्किट के लिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, वी ए, ठीक है, वी ए मतलब यहाँ पे ई, ठीक है, तो वी ए, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये पहले ए के टर्म्स में लिखता हूँ, वी ए, अब ये इधर से इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, ये वी ए माइनस आई इंटू आर, ठीक है, वी ए माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, बी पर, तो वी बी, ठीक है, राइट जी, वी बी। अब देखो यहाँ पर यदि अपन इक्वेशन बनाते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने के बदले ऐसा समझिए, या इस तरह से समझिए कि ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लिया अपन ने कि ये पॉइंट सी है, इसको कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, ये सी है। तो अब वी ए माइनस वी बी आपको चाहिए, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, जरा बार फरमाइएगा। अब यहाँ पर ये माइनस प्लस यदि वी सी करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, है ना, नहीं पड़ेगा ना, समझ रहे हो ने, ये वी बी। अब देखना जरा, वी ए माइनस वी बी, अब यही ना अपन बाहर मिलेगा सर्किट को, यदि अपन इसके बीच में सर्किट करंट कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना मिलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब देखना जरा, वी ए माइनस वी बी, मैंने इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई माइनस जीरो, ई माइनस जीरो, ठीक है, राइट ना, प्लस अब यहाँ पर ये यदि इसको क्या किया अपन ने, वी ए, इसको क्या किया, माइनस प्लस कर दिया,
तो VC माइनस VB, यहाँ देखो VC माइनस VB मतलब VB, ये इसको उल्टा करना पड़ेगा अपन को, प्लस ये क्या इसकी ये इधर और ये इधर माइनस VC आएगा ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यार, तो माइनस लिखना पड़ेगा VB माइनस VC, ठीक है, राइट जी। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही हो गया, माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना I इंटू आर, तो I इंटू आर, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, ठीक है, राइट ना। तो दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया दैट इज TPD, और इसी को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, E माइनस I इंटू आर, राइट, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये मामला बनता है जी। अब जरा देखिए अब क्या होता है, अब क्या होता है देखिए जरा सा, मतलब कोई सेल है, कोई बैटरी है, अब उसमें अब अपन सर्किट से रिलेटेड कुछ बातें समझते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो जो प्रैक्टिकल सेल होगा ना, प्रैक्टिकल सेल, इसका सर्किट में दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, डिस्चार्जिंग के टाइम में और चार्जिंग के टाइम में। तो डिस्चार्जिंग जब कोई सेल है या बैटरी है, यदि मान लीजिए ये सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ 0 है, राइट। अब इसमें से I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जैसा कि अभी अपन देख रहे थे, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जितना बाहर निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही होगा, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I इंटू आर, ठीक है। तो ये A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ अभी अपन ने देखा, VAB दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस I इंटू आर, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू V प्लस I इंटू आर, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो अपन को बाहर में मिलता है, राइट। ये क्या हो गया, व्हेन सेल कंडीशन ऑफ डिस्चार्जिंग कर रहे हैं अपन, डिस्चार्जिंग सेल, ठीक है, डिस्चार्जिंग के कंडीशन में ऐसा, चार्जिंग की कंडीशन में क्या होगा, चार्जिंग सेल के लिए सर्किट कैसा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मामला कैसा। तो आप लोग जानते हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये पोटेंशियल 0, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I को अपन इन कराते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से इन कराते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से आउट कराते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर पोटेंशियल ये VA लिया अपन ने और ये VB, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब अपन जाते हैं तो VA, ठीक है, VA माइनस इधर जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ E है ना, ये तो सेल कितना लेगा, अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर लेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, I इंटू स्मॉल r, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है, राइट। अब यहाँ पर VA माइनस VB इज इक्वल टू, जरा देखिए VA से कंज्यूम हो रहा है ना, तो VA माइनस E, ठीक है, ये क्या हो रहा है, माइनस I इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, जहां पहुंच गए वहां, तो VB, ओके, B ऐसा इक्वेशन लिखते ना।
तो वी ए माइनस वी बी जो टर्मिनल पोटेंशियल है ई प्लस आई इंटू आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। ठीक है, ई प्लस आई इंटू आर मतलब क्या हो गया, when an electric current is drawn from the cell, then terminal potential difference is less than electromotive force of that cell. But when electric current is given to a cell, ठीक है, during charging, then electromotive force must be less than, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है भाई, किसी सेल को यदि अपन चार्ज करेंगे, है ना, चार्ज करेंगे तो चार्ज करने वाला जो सोर्स है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, तभी तो चार्ज से उसको दे पाएगा, राइट ना, समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग वगैरह के कंडीशन में ये सब समझते हैं, ये सब जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें अब सर्किट से रिलेटेड, आप जो अब सेल वगैरह का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना वो अब ठीक रहेगा। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। 2 मिनट में इसको फिनिश करेंगे आप लोग, क्योंकि जानते हो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहले रजिस्टर पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, या कंडक्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन इसका क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच रजिस्टर मस्ट बी सेम। इलेक्ट्रिक करंट ठीक क्या होता है, मस्ट बी सेम, ठीक है ना, सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर नहीं होता। और 2 नंबर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर, अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर। ठीक है जी, अब आप लोग जानते हो कि मान लिया अपन ने, ये सब आप पढ़ चुके हैं, 2 बल्ब ले लिया अपन ने, दोनों बल्ब का एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, और इसको एक सेल से कनेक्ट किया। ठीक है, सेल से कनेक्ट किया, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब आपने एक फंडा सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट आए जितना पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में इन होना चाहिए। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक करंट इधर से बाहर आया, ठीक, अब इसको इसमें इन होना है, तो इससे इतना इलेक्ट्रिक करंट आए बाहर निकलना चाहिए ना, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट आए इससे बाहर निकलेगा, इससे भी इलेक्ट्रिक करंट आए बाहर निकलेगा, मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी सेम। ठीक है, ओके। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसके 2 टर्मिनल्स के बीच में यदि आपसे कोई बोलेगा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा जी, V2 इज इक्वल टू I इंटू RT अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट। ठीक है, अब देखो ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट I सेम है, सेम फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हीट एनर्जी या पावर लॉस कितना होगा, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, H/T होता है ना, नहीं, तो I स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, इसमें पावर लॉस कितना हो जाएगा,
P2 इज इक्वल टू H/T, तो I स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। ओके जी, I स्क्वायर इंटू R2। अब मान लो दो चीज़ों का यदि कंपेयर करना होता है तो V1/V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1/R2। जिसमें का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम वोल्टेज ड्रॉप कम। ओके, और देखिए, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। बी नंबर देखिए जरा, पावर लॉस किस में ज़्यादा है, P1/P2 जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। P1/P2 तो I स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R1/R2, ठीक है, राइट ना, R1/R2। ओके, और देखो यहाँ पर आप जानते हो कि रूल इज रूल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ई है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, 0, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई लॉस करने वाला चीज नहीं है, कोई कंज्यूमर नहीं है। तो मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, जरा गौर फरमाइए, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, वी ए इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट बी है मान लीजिए, तो आपसे कहेगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ तक ई था तो ई। अब इसमें से लॉस कितना हो गया, आई इंटू R1, तो माइनस आई इंटू R1, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए सी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल Vc इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना था, Vb। ईच पॉइंट पर क्या होगा, Vb, है ना। अब उसमें से और लॉस कितना हो गया, I माइनस R2, तो I इंटू R2, तो ये कितना बचेगा, Vb माइनस I इंटू R2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए Vc इज इक्वल टू Vb माइनस I माइनस R2, ठीक है। अब Vb का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो Vc क्या है जानते हो, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू Vb E माइनस IR1 माइनस IR2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल ये जो फॉर्मूला है दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू IR1, है ना, प्लस IR2, ठीक है। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इधर देखते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें हो गई। अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होते हैं ना एडिटिव, आप उसको कोई वहां पर सॉल्व कर सकते हैं नहीं। अब देखो जरा D.2C में E/I इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये दोनों रजिस्टर की जगह पे यदि एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लिया जाए तो E/I को अपन इक्विवेलेंट रजिस्टर RS कर सकते हैं, तो R1 प्लस R2 है, ओके, राइट ना। तो फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ठीक है, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू, मान लो n रजिस्टर है, R सभी का अपना रेजिस्टेंस है, तो R प्लस R प्लस जैसे कितना टाइम्स हो जाएगा, R n टाइम्स हो जाएगा, नहीं n टाइम्स, तो RS इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, n इंटू R, ठीक है। ओके जी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह की बातें होती है, पोटेंशियल वगैरह ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन,
कैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है पता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन व्हिच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स मस्ट बी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन व्हिच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर्स मस्ट बी सेम। ठीक है ना। तो दूसरा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब इसमें मान लो दो रजिस्टर लिया अपन ने, देखिए जरा यहाँ पर दो रजिस्टर लिया, ओके। इस तरह से इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस R1, इट्स रेजिस्टेंस इज R2। देखिए यहाँ पर यदि इसके बीच में एक सेल कनेक्ट किया इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया, कहीं भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट ए ले लीजिए आप, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी। ठीक। अब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, आइडियल सेल है मान लीजिए, ठीक है, प्लस और ये माइनस है तो ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू कितना है प्यारे, वी ए इज इक्वल टू ई, और यहाँ वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू जीरो। ओके ठीक है। अब मान लो इस सेल से इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है, नेट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कितना इन होना चाहिए, आई इन होना चाहिए, राइट ना। अब ये इलेक्ट्रिक करंट आई इधर है, तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो इसमें I1 इलेक्ट्रिक करंट गया और इसमें कितना गया, I2 इलेक्ट्रिक करंट गया। ठीक है, ओके। अब देखिए आप इफेक्टिवली देखो, इफेक्टिवली देखिए ये this resistor also connected between A and B, and this resistor is also connected between A and B. That's why potential difference between this is also equal to this minus this, तो ये E हो गया, मतलब V1 is equal to I1 R1 is also equal to E. Okay. Similarly here voltage drop across this V2 is equal to I2 R2 is also equal to E, right na? Okay, that's why we can say that here I1 R1 is equal to I2 R2, ठीक है, this is equal to E, this is equal to E. ओके एंड इलेक्ट्रिक करंट I1 यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक करंट I2 इधर आया, एट दिस जंक्शन दीज टू कंबाइन टू फॉर्म I, तो I इज इक्वल टू कितने जाला, I1 प्लस I2, राइट ना। हेंस I इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर I1 प्लस I2। अब यहाँ से देखिए I1 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू, देखिए जरा, this I1 can be replaced by, I1 is E by R1, okay, E by R1 plus this I2 can be replaced by E by R2, okay। ठीक है। अब इस E को कॉमन लेकर के यदि उधर ले लीजिए आप, तो दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पर I by E is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, okay, and this I by E can be written as, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि Rp लिया जाए तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, ओके, राइट ना। अब इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं आप, Rp is equal to R1 R2 by R1 plus R2, ठीक है, ओके। और देखिए यदि मान लो आपको टोटल इलेक्ट्रिक करंट I दिया हुआ है R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है, और I1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, I1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो I1 कैन बी रिटन इधर, देखिए इसको क्या करेंगे, I1 by R2 is equal to
ठीक है, R1 बाय R2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आप तो R2 इंटू आई बाय R1 प्लस R2 आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू आई बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ओके, with the help of this formula we can determine I1 and I2 directly, ठीक है। I1 I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ओके, अब देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या हो गया आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया जी, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एससी वर्मा के कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, वो थोड़ा कई बार आया है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन एससी वर्मा में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जेई के सारे बच्चे को वर्मा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन एससी वर्मा का लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब एससी वर्मा में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है। एससी वर्मा का जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो क्लोज्ड सर्किटिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कहाँ का है, एससीवी का क्वेश्चन है, देख लेना कितना नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या किया है, शायद उसने दो कंडक्टर लिया है, ठीक है। इस तरह से दो कंडक्टर लिया, इसमें एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, मतलब रजिस्टर लिया, और यहाँ पर एक ऐसा वायर लिया। ये देखिए, इसी को मैं समझा रहा था, शॉर्ट सर्किटिंग इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। अब यदि मान लो यहाँ पर उसने, जैसे मान लीजिए आप ये दो सेल कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, और दोनों सेल की पोलैरिटी कैसा है, सेम है। सेम पोलैरिटी होगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एडिशन हो जाएगा। अपोजिट पोलैरिटी में होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या हो जाएगा, अब इसको अपोजिट कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से ऐसा कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, 4 वोल्ट है, जरा गौर फरमाइएगा, ये 4 वोल्ट और ये क्या है, 2 वोल्ट है, समझ गए। अब यहाँ पर देयर आर 3 रजिस्टर्स, वन इज 4 ओम एंड 6 ओम। ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, और ये 6 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। आपसे कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। आई का वैल्यू फाइंड आउट करो, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हाई पोटेंशियल टर्मिनल से हम लोग, ठीक है, फ्लो पाथ बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, फ्लो पाथ बनाएंगे, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे यहाँ पर 4 वोल्ट और 2 वोल्ट का दो सेल है, दिखाई दे रहा आपको, है ना, 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट का। तो 4 वोल्ट से इलेक्ट्रिक करंट को बाहर निकालेंगे, ठीक। अब देखो इसमें इधर आएगा, अब आप ही बताओ, आपसे पूछेगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें I1 इज इक्वल टू 0 फ्लो होगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया, राइट ना। तो इलेक्ट्रिक करंट उधर इधर क्यों जाएगा, ये इतना, ये और ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो
नहीं होगा। ये शॉर्ट सर्किटेड इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर आ जाएगा, समझ गए? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ओके, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें कितना हो गया? या फिर आप देखो, आपको सर्किट बनाना स्टार्ट कराता हूँ, तो यहाँ से चलेंगे 4 माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? 4 इंटू आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर इधर से इधर आ गए, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? मतलब 4 में से खर्च कितना हो गया? ठीक है, 6 इंटू आई। ठीक, अब ये प्लस है ना, प्लस है ना, तो ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेकिन अपन किधर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसको वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -2। अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 0, तो इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर 2/10 0.2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से सर्किट हम लोग सीखेंगे। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, टेंशन नहीं लेने का, ये किरचॉफ्स सेकंड लॉ को जब पढ़ेंगे और अच्छी तरह से, उसके बाद आप मेरे से ज़्यादा दौड़ोगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कहाँ तक जाना है, कैसे क्या करना है, ये क्या हो गया, ये सब आपने क्या ये पहले पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो रिवाइज कर दिया। थोड़ा सा साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें आज देते जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए जो मैंने आपको फंडे बताए, किसी सेल में से जितना इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें इन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो अभी आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा नहीं, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो किरचॉफ्स लूप लॉ आप देखिए जरा, तो कहोगे आप क्वेश्चन क्यों बता रहे हो? तो थोड़ा सा मजे लेना, क्या समझने का इसको। ठीक है, जरूरी थोड़ा है पढ़ेंगे तो बाद में, अभी भी सीख सकते हैं आप, सीख रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो इस तरह से आपका एक और सर्किट है, मज़ेदार सर्किट है ये, इसको ऐसे बना लीजिए, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। एक और सेल ले लीजिए यहाँ पर ऐसा, ठीक है, और एक कंडक्टर को यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दीजिए जी। ठीक है, दूसरे कंडक्टर को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए जी। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब यदि आपसे कोई बोलता है कि यहाँ पर इसका, इस दोनों का जो क्या कहते हो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस है 10 ओम 10 ओम। मान लिया अपन ने इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम है। ठीक है, राइट। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल अराइज करता है ये 10 वोल्ट। ठीक है, ये भी 10 वोल्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो 0 पोटेंशियल हो गया, ये भी 0 पोटेंशियल। ऐसा लगान लिखने का बहुत जरूरी है, और यदि आपने ऐसा लिखना सीख लिया तो विद इन अ फ्यू सेकेंड फटाफट आंसर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे आपसे बोलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, तो आप लोग बेसिक चीज क्या जानते हो, इक्विपोटेंशियल टर्मिनल्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। ये आप 10th में पढ़ के आए हो। अब देखो जरा, ये क्या है, 0 पोटेंशियल आ जाए, ये क्या हो गया, 0 पोटेंशियल, राइट ना। तो इसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये I2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 0। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके लिए ये सर्किट हुआ है ना, तो आप कहोगे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट यदि I1 फ्लो बाहर निकलता है, I आया, ठीक है, तो इसमें I ऐसे जाएगा, राइट ना। ठीक है, इसका अपना एक सर्किट बनाना, राइट। तो अब और क्या जानते हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है कि नहीं।
बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, I × 10 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है 1 वोल्ट सॉरी 1 एम्पियर है ना। तो इसको दिखाने के लिए I1 कर दीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि अपन ने इसको I2 पहले लिख दिया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन था इस तरह से, ये आंसर फटाफट दीजिएगा जरा बिंदास, ठीक है, ये फटाफट आंसर दीजिएगा जरा, मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दो सेल है ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम, ठीक है, यहाँ पर है 10 वोल्ट, यहाँ पर है 10 वोल्ट, समझ गए। अब आपसे कहता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट I1, इसमें इलेक्ट्रिक करंट I2 और इसमें इलेक्ट्रिक करंट I3, ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक करंट I3, तीनों का वैल्यू बताओ। देखिए जरा, अब आप जानते हो मैंने क्या बोला, किसी सेल से जितना इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा उस सेल में उतना ही इलेक्ट्रिक करंट इन होना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट I1 आपने बाहर निकला तो इसमें कितना आना चाहिए, I1 आना चाहिए। इसमें I2 बाहर निकाला आपने तो इसमें I2 इन होना चाहिए, ठीक है। अब आप ही बताओ, इलेक्ट्रिक करंट देने वाले हैं और ये जितना आया उतना ले लिया, जितना आया उतना ले, इसमें क्या गया 0, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/10, है ना, तो 1 एम्पियर, ओके। यहाँ पर I3 कितना हो जाएगा, ये I3 कितना हो जाएगा 10/20, ठीक है, तो 0.5 एम्पियर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट ना, ओके। देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम लोग, मजे लेंगे इस सब का, ओके। तो अभी थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम होता होगा, अभी सोचते हुए क्या क्या फटाफट बता रहे हैं, राइट ना, टेंशन लेने का नहीं, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। कुछ तो आपने सीखा होगा, रिवाइज हुआ होगा आपका, ठीक है, कुछ नई चीज सीखा। क्या चीज सीखा आज, किसी सेल से जितना इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है उस सेल में उतना ही इलेक्ट्रिक करंट इन होना चाहिए। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर, ओके। तो आज का वीडियो बस इतना ही, करंट इलेक्ट्रिसिटी इतने में ही फिनिश करेंगे। हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्टरी क्लास में, ठीक है। तो जय हिंद।